मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राजना, हमारे यूट्यूब चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर हमने राजस्थान के भूगोल की जो सेकंड टॉपिक हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन का आज तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस क्लास में देखिए, हमने पिछले 2 क्लासों में राजस्थान का भौतिक विभाजन को लेकर पढ़ा था। उसमें राजस्थान के विभाजन को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। उसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और चौथा पूर्वी मैदानी भाग। इस प्रकार से मुख्य रूप से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। उनमें पहला जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पढ़ना शुरू किया था, उसको 2 पार्टों में हमने बांटा है। एक पश्चिमी मरुस्थल में अर्धशुष्क और एक होता है शुष्क मरुस्थल। उसमें शुष्क मरुस्थल को हमने पढ़ लिया। आज पढ़ने वाले हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। पिछली क्लास में हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया है और आज की क्लास में अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल में देखिए, शुष्क की तुलना में यहाँ पे थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है, तापमान थोड़ा कम रहता है शुष्क की तुलना में। देखिए, इसमें जो जिले कौन कौन से जिले आते हैं, तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर और देखिए नागौर, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर और पश्चिमी ब्यावर, ये जिले शामिल हैं। देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ये जिले शामिल होते हैं। इस प्रदेश में जो वर्षा होती है, औसत वर्षा वो होती है 25 से लेके 50 सेमी। 25 से 50 सेमी औसत वर्षा होती है। देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश एक संक्रमित प्रदेश है। देखिए, इस प्रकार से एक राजस्थान की आकृति है, उसमें हमने कल पढ़ा था, ये है शुष्क प्रदेश और इधर वाला है अर्धशुष्क, यह है उपाद्र प्रदेश इधर वाला। तो देखिए, ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है ये संक्रमित प्रदेश इसलिए बताया गया क्योंकि इधर से शुष्क प्रदेश और इधर से उपाद्र प्रदेश, इन दोनों के बीच में होने के कारण इसे अर्धशुष्क प्रदेश को इस प्रदेश को संक्रमणीय या प्रवर्ती जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, ये शुष्क और उपाद्र दोनों के बीच में होने के कारण इसको उपाद्र
इस प्रदेश को संक्रमणीय या प्रवर्ती प्रदेश, संक्रमणीय प्रदेश वो होता है जिस प्रदेश के दोनों ओर प्रभावित होते हैं, यानी इस प्रदेश के कारण ये भी प्रभावित होता है, यानी इधर से भी ये प्रभावित है और इधर से भी प्रभावित है, तो दोनों साइडों से यदि प्रभावित होता है उस प्रदेश को हम संक्रमणीय प्रदेश कहा जाता है, संक्रमणीय प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए इस धरातल की संरचना के अनुसार या धरातल की संरचना के आधार पर इन अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। देखिए कौन कौन से भाग हैं वो। देखिए धरातल की संरचना के आधार, धरातल की संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। देखिए अर्धशुष्क प्रदेश को संरचना के आधार पर, उसकी धरातल की या वहां के स्थल की संरचना के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला है गग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, और तीसरा है नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, और चौथा और लास्ट है गौड़वाड़ प्रदेश, गौड़वाड़ प्रदेश। इस प्रकार से अर्धशुष्क प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक भाग को पढ़ने वाले। तो पहला जो हमारा है गग्गर का मैदान। देखिए गग्गर की मैदान कौन से जिले में फैला हुआ है, यानी कौन कौन से जिले में इनका विस्तृत है। देखिए गग्गर का मैदान ये राजस्थान के जो उत्तरी भाग में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है, हनुमानगढ़ जिले में विस्तृत है, विस्तृत है। देखिए 2 जिलों में इसका विस्तृत है, फैलाव है गग्गर का मैदान। देखिए जहां पे ये गग्गर का मैदान गग्गर नदी बेसिन में, गग्गर नदी बेसिन, यानी इस क्षेत्र में गग्गर नदी प्रभावित होती है। देखिए ये गग्गर का मैदान मूल रूप से तो एक मरुस्थल था, मूल रूप से एक मरुस्थल था, एक मरुस्थलीय क्षेत्र था, मूल रूप से एक मरुस्थलीय क्षेत्र था। लेकिन प्राचीन समय में गंग नहर के आने के कारण इस प्रदेश में उपजाऊपन हो गया और बाद में इंदिरा गांधी नहर के कारण यहाँ उपजाऊ बढ़ गया है और यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊपन क्षेत्र है। तो देखिए प्राचीन समय में तो कौन सी, प्राचीन समय में इस क्षेत्र में गंग नहर और वर्तमान में कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। देखो इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के कारण इस क्षेत्र में अब उपजाऊपन बढ़ गया है और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है गग्गर का मैदान, यानी पहले ये मरुस्थली जैसा मरुस्थल में जैसलमेर बाड़मेर में है इसी तरह का क्षेत्र था, लेकिन बाद में इसमें प्राचीन समय में तो गंगा नहर के आने के कारण यहाँ पे फसल उत्पादित होने लगी और मिट्टी की उर्वरता बढ़ गई और दूसरी
फिर आधुनिक समय में ये इंदिरा गांधी नहर के कारण यहाँ पे उत्पादकता बढ़ती जा रही है और वहां की मिट्टी उपजाऊपन हो गई है। इस कारण ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊपन क्षेत्र माना गया है। किसको? गगर के मैदान को। अब देखिए इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी है? भूरी मटियार मिट्टी है, भूरी मटियार, भूरी मटियार या जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? देखिए गगर के मैदान की जो मिट्टी है वो भूरी मटियार या जलोढ़ मिट्टी है। अब देखिए इस प्रदेश में जो गगर नदी है इसके प्रवाह को बोलते हैं नाली। तो नाली क्या है? देखो नाली है गगर नदी के प्रवाह को, गगर नदी के अपवा क्षेत्र को नाली कहा जाता है, नाली कहा जाता है। यानी ये पूछते हैं कि नाली क्या है, तो नाली गगर नदी के जो अपवा क्षेत्र है उसको हम नाली कहा जाता है। एक आता है बग्गी। बग्गी क्या है? देखिए बग्गी, तो बग्गी क्या है? देखिए राजस्थान के ये उत्तर दिशा में स्थित है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसका जो उत्तर पूर्वी भाग यानी इसका ये भाग है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि पाई जाती है या उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी को हम बोलते हैं बग्गी, इस क्षेत्र को बग्गी बोलते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का उपजाऊ भूमि को बग्गी कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है। दो बात याद रखनी है यहाँ पे, नाली इसके अपवा क्षेत्र को कहा जाता है और बग्गी उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, दोनों को याद रखना। इसके बाद में देखिए इस जो गगर नदी बेसिन में ही जो गंगानगर जिला है, इस गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियां आती है। तो इसका बात को भी ध्यान में रखना, सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? गंगानगर जिले में। इस प्रकार से गगर मैदान को हमने देख लिया। देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। गगर का मैदान जो किसका भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अर्ध शुष्क प्रदेश है, उसका एक उपभाग है गगर का मैदान। तो गगर के मैदान कौन से जिले में विस्तृत है? ये है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। ये गगर नदी यहाँ पे प्रभावित होती है और गगर नदी के प्रवाह को बोलते हैं नाली कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि है उसको बग्गी बोलते हैं। देखो यहाँ प्राचीन समय में या मूल रूप से ये क्या था? मरुस्थलीय भाग था, लेकिन जो गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर आने के कारण इस प्रदेश में उपजाऊपन बढ़ गया है। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? भूरी मटियार या जलोढ़ मिट्टी है। इस प्रकार से हमने गगर बेसिन को देख लिया। अब देखिए दूसरा जो उपभाग है वो है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश देखिए दूसरा है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, देखो शेखावाटी प्रदेश में पहले 3 जिले आते थे, लेकिन अब वर्तमान में नए जिले बनने के कारण एक जिला और ऐड हो जाता है। तो देखिए इसमें देखो इस प्रदेश में चूरू, झुंझुनू, सीकर और उत्तरी भाग कौन सा? कुचामन, डेडवाना, ये जिले इसमें शामिल है। देखो शेखावाटी प्रदेश में, इस प्रदेश में चूरू, झुंझुनू, सीकर और उत्तरी भाग है कुचामन, डेडवाना, इस प्रदेश में ये आते हैं। अब देखो इस प्रदेश को बोलते हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश क्या होता है?
देखो बांगर प्रदेश उसको बोलते हैं जहां पे पहले नदियां बहती थी और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती थी, लेकिन फिर बाद में नदियों का पानी कम हो जाता है और वहां तक वो पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वो प्रदेश बांगर प्रदेश कहलाता है। देखो बांगर और खादर दो अलग अलग वर्ड है, बांगर और खादर। इसमें क्या होता है, नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती, तो उस प्रदेश को बोलते हैं खादर, जो एक उपजाऊ प्रदेश है। लेकिन बांगर क्या होता है, इसमें पहले नदियां आती थी लेकिन बाद में वो बंद हो जाती है नदियां, और वहां पे जल या नई मिट्टियां नहीं आ पाती है, इसलिए इस प्रदेश को बोलते हैं बांगर प्रदेश। तो हमारा जो शेखावाटी प्रदेश है इसको बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए इस प्रदेश के जो आंतरिक भाग में, इस प्रदेश के आंतरिक भाग में चूने की परत पाई जाती है, आंतरिक भाग में चूने की परत पाई जाती है। किसकी परत? चूने की परत पाई जाती है। और इस चूने की परत पाई जाने के कारण जैसे ही बरसात का पानी आता है तो वो नीचे धंस जाता है, यानी सतह पर न रखी नीचे चला जाता है। उसके बाद में वो सतह क्या हो जाती है, उस सतह खोखली हो जाती है और उस के अंदर से पानी प्रभावित होने लग जाता है। इसलिए इस प्रदेश को बोलते हैं आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश। इस प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश में चूने की परत पाई जाती है और जैसे बरसात का पानी इस सतह पर आता है तो वो पानी नीचे धंस जाता है और फिर भूमि के नीचे से होकर प्रभावित होता है। इसलिए इस प्रदेश को बोलते हैं आंतरिक जल प्रवाह का प्रदेश कहा जाता है। देखिए इस प्रदेश में जो जोहड़ होती है, जोहड़ किसको कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश में जोहड़ जो कच्चे मिट्टी का, यानी कच्ची मिट्टी के कुएं को कहा जाता है, कच्ची मिट्टी के कुएं को जोहड़ कहा जाता है। देखिए पूछते हैं कि जोहड़ क्या है, तो कच्ची मिट्टी के शेखावाटी में कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। इसी प्रदेश में देखिए एक है बीड़। क्या है? बीड़ देखो क्या है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे वनस्पति या चारागाह क्षेत्र पाया जाता है, वहां पे पशु चरते हैं और उस भूमि को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। तो बीड़ में देखो ऐसी भूमि जिसमें पशु चारागाह, ऐसी भूमि जिसमें पशु चारागाह सार्वजनिक रूप से होता है, सार्वजनिक रूप से होता है। इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? यानी इस प्रदेश में जो बीड़ भूमि है वो भूमि होती है जिसमें पशुचारण सार्वजनिक रूप से होता है। इसी नाम से रिलेटेड एक नाम आता है बीहड़, एक होता है बीहड़। तो ये बीहड़ जो नदियों के द्वारा भूमि को काटा, यानी कटाव करके जो आकृति बनती है, या नलिका अपवर्तन बोलते हैं, अवनलिका अपवर्तन। तो अवनलिका जो अपवर्तन बनता है उस प्रदेश में बीहड़ कहा जाता है। तो ये देखो सबसे ज्यादा चंबल नदी बनाती है और ये प्रदेश सवाई माधोपुर करौली इस क्षेत्र में इनका फैलाव है। तो बीहड़ भूमि जो सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। और बीड़ ये शेखावाटी प्रदेश में पशुचारण को कहा जाता है, यानी ऐसी भूमि जिसमें पशुचारण होता है उसको तो बोलते हैं बीड़। और जो बीहड़ है ये चंबल नदी के अपरदन से जो संरचनाएं बनती है उसको बोलते हैं बीहड़। यानी चंबल नदी द्वारा यानी भूमि को कटाव करके जो संरचनाएं बनाती है उसको अपरदन को तो बोलते हैं अवनालिका अपरदन और उस भूमि को बोलते हैं बीहड़। तो दोनों अलग अलग चीजें, बीड़ और बीहड़ दोनों समझ में आ गए होंगे। एक है शेखावाटी प्रदेश में जो एक मुख्य नदी है कातली नदी। कौन सी नदी? कातली नदी। कातली नदी। और इस कातली नदी के प्रवाह को या अपवाह को
कातली नदी के अफवाह को तोरावाटी कहा जाता है। कातली नदी के अफवाह को तोरावाटी कहा जाता है। तो ये पूछते हैं कि तोरावाटी क्या है, तो तोरावाटी कातली नदी के अफवाह क्षेत्र को कहा जाता है। तो तोरावाटी में देखो मुख्य रूप से दो जिले शामिल हैं, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू ये दो जिले इस तोरावाटी प्रदेश में शामिल है। देखिए सीकर और झुंझुनू से ही, सीकर से कातली नदी का उद्गम होता है। कातली नदी का उद्गम होता है कहां से? सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से। तो सीकर जिले से और इसका समापन होता है झुंझुनू के मंडरेला में। तो इस प्रकार दो जिलों में इसका प्रभाव होता है, इसलिए इस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश भी कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं आपको ये दो तीन छोटे छोटे जो वर्ड मैंने बताया है कि जोहड़ क्या है। जोहड़ जो कच्ची मिट्टी के कुएं को जोहड़ कहा जाता है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बीड़ क्या है? बीड़ भूमि ऐसी भूमि जिसमें पशु चारण किया जाता है, ऐसी भूमि को बीड़ बोलते हैं। और बीहड़ क्या है? जो नदियों के द्वारा जो अवनाली का अपर्दन करते हैं उसके बाद में जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं बीहड़। और कातली नदी के अफवाह को क्या बोलते हैं? शेखावाटी में तोरावाटी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने शेखावाटी प्रदेश को देख लिया है, मुख्य मुख्य बिंदु को। अब देखिए तीसरी बिंदु पर चलते हैं। तीसरा है हमारा उपविभाजन में, वो है नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि। देखिए तीसरा है नागौर की उच्च भूमि। देखो नागौर की उच्च भूमि, इसमें देखो कौन कौन से जिले शामिल हैं। इसमें देखो इसमें जैसे जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान के इस प्रदेश को शुष्क प्रदेश बोलते हैं। और इस प्रदेश में ये है गग्गर का मैदान। इस वाले प्रदेश में इसको बोलते हैं गग्गर का मैदान। इसके बाद में देखो इस वाले प्रदेश को बोलते हैं शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में देखो इस वाले प्रदेश को बोलते हैं नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि। और इस वाले प्रदेश को बोलते हैं गोंडवाड़ प्रदेश। गोंडवाड़ प्रदेश। इस प्रकार से ये चार विभाजन हैं। इसमें देखो ये जो नागौर की उच्च भूमि है ये शेखावाटी प्रदेश और इस गोंडवाड़ प्रदेश, यानी यहाँ लूणी बेसिन है, लूणी नदी यहाँ प्रभावित होती है, तो उसके द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको बोलते हैं लूणी बेसिन। तो ये कहाँ स्थित है? देखो नागौर की उच्च भूमि ये शेखावाटी प्रदेश व लूणी बेसिन के बीच स्थित है। लूणी बेसिन के बीच स्थित है। यहाँ देखिए नागौर की उच्च भूमि की लोकेशन क्या है कि शेखावाटी प्रदेश और लूणी बेसिन के बीच है। देखिए ये शेखावाटी प्रदेश है, इस वाले प्रदेश को शेखावाटी प्रदेश है, और यहाँ लूणी बेसिन है। इनके बीच में क्या स्थित है? नागौर की उच्च भूमि स्थित है। अब देखिए इस नागौर की उच्च भूमि में इसकी जो मिट्टी है उसमें पाया जाता है माइकोसिस्ट। माइकोसिस्ट नमकीन चट्टाने पाई जाती है। और इस नमकीन चट्टाने के कारण यहाँ की जो झील है वो खारे पानी की पाई जाती है। इसके कारण यहाँ सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलें पाई जाती है। झीलें पाई जाती है। देखिए नागौर की उच्च भूमि में माइकोसिस्ट नमकीन नामक जो नमकीन चट्टानें पाई जाती है, और इस चट्टानों के कारण यहाँ पे जो एकत्रित जल है वो खारा हो जाता है। इसलिए यहाँ इस प्रदेश में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसके बाद में देखिए नागौर की जो उच्च भूमि में एक कुब्बड़
पट्टी। तो कुबड़ पट्टी क्या होती है? देखो, ये एक फ्लोराइड युक्त जल भूमिगत जल संरचना है। देखिए, अजमेर और नागौर के बीच, अजमेर से नागौर के बीच एक जल भूमिगत जल संरचना है, भूमिगत जल संरचना है, भूमिगत जल संरचना है। किसके बीच? अजमेर और नागौर के बीच, अजमेर और नागौर के बीच भूमिगत जल संरचना है। इसमें कुबड़ पट्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें, इस जल संरचना में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। और इस जल का यदि हम सेवन करेंगे तो हमारे दांत पीले हो जाएंगे। इसके सेवन से देखो, दांत पीले होना, पीले होना। दूसरा, इसके सेवन से हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर होना। यानी फ्लोराइड युक्त जल को सेवन करेंगे तो हमारी दांत पीले हो जाएंगे और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और हड्डियां कमजोर होने से जो कमर है उसमें कुबड़ निकल आता है, कमर में कुबड़ निकल आता है। और इस कुबड़ के कारण इस पट्टी को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। समझ में आया होगा? देखिए, एक बार फिर से मैं चर्चा कर लेता हूं नागौर की उच्च भूमि। देखो, नागौर की उच्च भूमि जो शेखावाटी प्रदेश और लोनी बेसिन के बीच स्थित है। देखो, इसमें माइकोसिस्ट नमकीन चट्टानी पाई जाती है और इस चट्टानों के कारण यहाँ पे जो एकत्रित जल है वो खारा हो जाता है। इसलिए इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में खारे पानी की झील पाई जाती है। इस प्रदेश में एक कुबड़ पट्टी है जो अजमेर से नागौर के बीच में फैली हुई है। और उस जो कुबड़ पट्टी में जो भूमिगत जल संरचना है, ये कुबड़ पट्टी क्या है? एक भूमिगत जल संरचना है। यानी भूमि के अंदर एक संरचना फैली हुई है जल की, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। और इस फ्लोराइड को यदि हम काम में लेते हैं तो हमारे जो दांत है वो पीले हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती है और कमर में कुबड़ निकल आता है। इसलिए इस पट्टी को, इस जो भूमिगत जल पट्टी को क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या इसको बांका पट्टी भी बोलते हैं। कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ है? नागौर में। समझ गए? यहां तक मैंने अच्छे से आपको समझाया है और समझ में भी आया होगा। इसके बाद में देखिए, 2-3 बात और है नागौर में। 2-3 श्रेणी है। देखिए, 2-3 श्रेणियां हैं नागौर में। देखिए, कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक है मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी, एक मकराना श्रेणी। दूसरी है जायल श्रेणी, जायल श्रेणी। और तीसरी है मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। इस प्रकार से 3 श्रेणियां इस नागौर में फैली हुई। अब देखिए, तीनों श्रेणियां अलग अलग विशेषताएं रखती है। मकराना श्रेणी में सफेद संगमरमर निकाला जाता है। सफेद संगमरमर के लिए कौन सी श्रेणी प्रसिद्ध है? मकराना श्रेणी। देखो, जायल श्रेणी में फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है जायल श्रेणी। और मांगलोद जो श्रेणी है, इसमें जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। देखिए, नागौर की उस भूमि में 3 मुख्य श्रेणियां भी हैं। कौन सी? मकराना श्रेणी जिसमें सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है, मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार के प्रश्न को पूछ सकते हैं, मिलान करवा सकते हैं इन श्रेणियों को ऊपर नीचे करके, और पूछ सकते हैं कि कौन सी श्रेणी की विशेषताएं कौन सा है। तो इसको याद रखना, मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जायल
फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है और मैंगलोर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। इस प्रकार से नागौर की उच्चभूमि पूरी हो जाती है, मुख्य मुख्य बिंदु। इसके बाद में हम चौथे बिंदु पर चलते हैं। चौथा हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश के 3 उपभाग को पढ़ ली और चौथा उपभाग है गोडवाड़ प्रदेश। देखिए गोडवाड़ प्रदेश, ये गोडवाड़ प्रदेश में देखिए लूनी नदी और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। इस प्रदेश में देखिए कौन कौन से जिले आएंगे शामिल, तो देखिए इसमें पाली, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और जालोर। देखिए गोडवाड़ प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, पाली और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, इन क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? गोडवाड़ प्रदेश आता है। देखिए इस प्रदेश की जो मिट्टी है नवीन कांपी, इस प्रदेश की मिट्टी नवीन कांपी या जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? इस प्रदेश की मिट्टी है नवीन कांपी या जलोढ़ मिट्टी, यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी नदी है? लूनी नदी और इनकी सहायक नदियां इस प्रदेश में मुख्य नदी। अब देखिए जो नेहड़, देखिए नेहड़ क्या है? ये देखिए बाड़मेर और जालोर का वह भाग जो कच्छ के रण के साथ सीमा बनाता है। उस भाग में मानते हैं कि 100 साल पहले एक समुद्र लहराता था। इस प्रदेश को नेहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेहड़। तो जालोर और बाड़मेर क्षेत्र का वह भाग जो कच्छ का रण के साथ सीमा बनाता है, यानी कच्छ के रण के साथ जो सीमा बनाता है बाड़मेर और जैसलमेर का वह क्षेत्र, तो उसको बोलते हैं नेहड़। क्या बोलते हैं उसको? नेहड़ बोलते हैं। एक देखिए इस प्रदेश में सांचौर एक क्षेत्र है, सांचौर, जिसको पहले जिला बनाया गया था लेकिन हटा दिया गया। सांचौर देखिए, सांचौर को बोलते हैं राजस्थान का पंजाब के नाम से जानते हैं। तो किसको राजस्थान के पंजाब के नाम से जानते हैं? तो वो सांचौर को जानते हैं, जो किस जिले के अंतर्गत आता है? जालोर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जालोर में है 56 की पहाड़ियां। देखिए 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये है बालोतरा में। 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? देखिए 56 की पहाड़ियां ये है बालोतरा में कहाँ स्थित है? बालोतरा में स्थित है। ये 56 की पहाड़ियां कहाँ तक विस्तृत है? देखिए ये है मोकलसर से सिवाना तक विस्तृत है। सिवाना तक विस्तृत छोटी मोटी जो पहाड़ियां हैं उनकी एक श्रृंखलाएं हैं, और वहां छोटी छोटी कितनी 52 पहाड़ियां, इसलिए बोलते हैं इसको 56 की पहाड़ियां। किस जिले में स्थित है? बालोतरा में स्थित है। मोकलसर से लेकर सिवाना तक छोटी छोटी पहाड़ियों की समूह है, उसको बोलते हैं 56 की पहाड़ियां बोलते हैं। और ये इसकी लंबाई लगभग मोकलसर से लेकर सिवाना तक 11 किलोमीटर फैली हुई पहाड़ियों के समूह को बोलते हैं 56 की पहाड़ियां बोलते हैं। एक देखिए इस पहाड़ी में क्या निकलता है? इस पहाड़ी में ग्रेनाइट निकलता है। सर्वाधिक क्या निकलता है? ग्रेनाइट निकलता है। इसलिए इस पर्वत को बोलते हैं कौन सा पर्वत? ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी में क्या निकलता है? इस पहाड़ी में ग्रेनाइट निकलने के कारण इसको ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना,
कि जो ग्रेनाइट पर्वत के नाम से तो छप्पन की पहाड़ियों को जानते हैं, लेकिन ग्रेनाइट सिटी के नाम से या ग्रेनाइट शहर के नाम से जालोर प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है शहर? जालोर। तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे। इसी छप्पन की पहाड़ियों में देखो, ये छप्पन की पहाड़ियां हैं, इन छप्पन की पहाड़ियों में ही एक पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत, कौन सा पर्वत? नाकोड़ा पर्वत, जो कि कहाँ स्थित है? बालोतरा में स्थित है। बालोतरा में स्थित है। और इस नाकोड़ा पर्वत पर ही एक जो जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, जैन धर्म का धार्मिक स्थल, जैन धर्म का धार्मिक स्थल स्थित है इसमें नाकोड़ा पर्वत, और वो उसका नाम है पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। तो किस पर्वत पर स्थित है? नाकोड़ा पर्वत पर जैन धर्म का धार्मिक स्थल है, उसका नाम है पार्श्वनाथ मंदिर स्थित। देखिए इसी जो छप्पन की पहाड़ियां हैं, इन्हीं में ही स्थित है पीपलूद, पीपलूद जो कि बाड़मेर में पड़ता है। और इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? मुख्य रूप से कि पीपलूद में जो पश्चिमी राजस्थान में ये क्षेत्र जहां पे बरसात सर्वाधिक होती है, पश्चिमी राजस्थान का वह क्षेत्र जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वो पीपलूद है। इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का या पश्चिमी मरुस्थल का माउंट आबू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी मरुस्थल का माउंट आबू। तो पश्चिमी मरुस्थल का माउंट आबू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पीपलूद प्रसिद्ध है, जो कि बाड़मेर नहीं बालोतरा में, जो कि बालोतरा में स्थित है। समझ में आया होगा कि पीपलूद जिसको पश्चिमी मरुस्थल का माउंट आबू के नाम से जानते हैं। और इसी पीपलूद के पास वो स्थित है कौन सा? हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर। तो हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इस पीपलूद की पहाड़ियों पर स्थित है। इस प्रकार से गोडवाड़ प्रदेश का जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो उन सब की हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? जो बालू का स्तूप है उनके बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के बालू का स्तूप है, और उन सब की एक एक की हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा इस क्लास में नहीं करके अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।